तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई यानी आज और कल 2 दिन के रूस दौरे के लिए मॉस्को पहुंच गए हैं। मॉस्को में है इस वक्त। तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद पीएम मोदी का यह पहला रूस दौरा है और पहला द्विपक्षीय विदेशी दौरा भी है। पीएम मोदी का यह रूस दौरा कई मायनों में अहम है। भारत और रूस आज के दोस्त नहीं हैं, बेहद पुराना रिश्ता है। 22वें भारत रूस शिखर सम्मेलन को लेकर पीएम मोदी का यह दौरा बेहद खास है। वहीं खास बात यह भी कि रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद पहली बार पीएम रूस पहुंचे हैं। इस दौरे के क्या मायने हैं और इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। भारत माता की जय घोष से गूंज रहा है मॉस्को। आखिर मॉस्को की धरती पर पीएम मोदी जो आए हैं। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ये जहां रहूं मैं रहूं याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। प्रवासी भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। पीएम मोदी का स्वागत प्रवासी भारतीय ही नहीं, रूसी कलाकार भी भांगड़ा के जरिए जश्न मनाकर कर रहे हैं। खैर, पीएम मोदी का स्वागत दुनिया में जहां जाते हैं ऐसे ही रस्मी स्वागत किया जाता है। बहरहाल पीएम मोदी का दौरा बेहद खास है। मोदी 30 में उनका 1 महीने के भीतर ये दूसरा अहम विदेशी दौरा है। रूस से हमारी दोस्ती दुनिया को पता है। वहीं यूक्रेन से युद्ध के बीच भी हमारे संबंध रूस से कतई नहीं बिगड़े। हमने रूस से तेल खरीदा। हालांकि अमेरिका की रूस को लेकर भौहें टेढ़ी हैं, लेकिन अमेरिका हो या रूस, आपसी संबंधों को हमने कभी आड़े आने नहीं दिया। इस बार के दौरे में जाहिर है भारत रूस के संबंधों की डोर और मजबूत होगी, साझेदारी की नई भोर खिलेगी। जाहिर है पीएम मोदी रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। इस दौरे से भारत को कई अहम समझौते होने की उम्मीद है, जो मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के सम्मान में भारतीय तिरंगे से मॉस्को के ओस्टैंकिनो टावर को रोशन किया गया। और देखिए, ये भारत और रूस की दोस्ती की शानदार चमकदार तिरंगे से जगमगाती रोशनी की तस्वीरें, और तिरंगे से ये पूरा टावर आपको नहाया हुआ नजर आएगा। और सलामत रहे दोस्ताना हमारा, अगर हम ये कह रहे हैं तो इसकी झलक आप इन तस्वीरों के जरिए महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। मॉस्को में तिरंगा और तिरंगे के साथ साथ भारतीय समुदाय के बीच उत्साह, भारतीय संस्कृति की झलक भी नजर आ रही है। और इस दोस्ती को लेकर विश्व क्या कह रहा है, पश्चिम क्या कह रहा है, और भारत के लिए ये यात्रा कितना महत्वपूर्ण है और इस दौरे से क्या हासिल होगा, तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो पैनल जुड़े हुए हैं, पैनल में मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। डॉक्टर निशिकांत ओझा हैं, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स का, बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेशी मामलों के जानकार। डॉक्टर अंशु जोशी हैं, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू। पूर्णिमा आनंद हैं, प्रेसिडेंट ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम के। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का इतने बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, और बहुत बड़ा पैनल। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। इस दौरे को लेकर मैं पहले भारत के नजरिए से देखना चाहूंगा। चूंकि साल के आखिर में ये शिखर सम्मेलन होता रहा है, हालांकि कई साल हो गए, 2021 के बाद से नहीं हुए। इस वक्त इस शिखर सम्मेलन और इस शिखर सम्मेलन के जरिए क्या भारत विश्व को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है? देखिए, भारत और रशिया की जो साझेदारी है, ये एक विशेष संबंध है जिसे कि हम स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर जानते हैं। और किन्हीं कारणों से अनेक ऐसी चुनौतियों का समय रहा कि ये जो भारत और रशिया के बीच में जो सालाना समिट आयोजित की जाती थी, जो कि जनरली ईयर एंड में होती थी, वो नहीं हो पाई। और अब जब स्थितियां सामान्य हैं और भारत में आम चुनाव भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो ऐसे में
प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा ये जो रशिया का दौरा किया जाना इस बात को स्पष्ट रूप से एम्फेसाइज करता है कि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्ता देता है। और ये जो संबंध है जाहिर है कि टेस्टेड टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये विश्वास के ऊपर आधारित संबंध है। और एक ऐसे समय में कि जब पूरे विश्व में रणनीतिक अनिश्चितता बढ़ती जा रही है, महाशक्तियों के बीच में विश्वास का संकट गहरा रहा है, दो युद्ध जारी हैं, कोई नया युद्ध छिड़ने का जो खतरा है वो बना हुआ है, तो ऐसे में भारत और रशिया इस तरीके की समिट को समय से जो निर्धारित जनरली जो एक समय था उसके पहले करके इस बात को स्पष्ट रूप से ये मैसेज देना चाहते हैं, पूरे विश्व में मैसेज देना चाहते हैं कि भारत और रशिया की जो ये रिलेशनशिप है वो बदस्तूर जारी है। और एक अभी आप देखिए तो नेटो की भी एक समिट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो रही है और उसी के समय में ही ये समिट आयोजित करना जाहिर है कि पूरे विश्व में एक मैसेज भी जाता है कि चाहे वो कोई भी अनिश्चितता क्यों ना हो, किसी भी तरीके का ध्रुवीकरण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्यों ना हो रहा हो, भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो बनी रहेगी। सुमित जी, एक बात मैं और इसमें ऐड करना अवश्य चाहूंगा कि यद्यपि कि भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को लगातार बढ़ा रहा है, गहरा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ भारत की जो विदेश नीति, भारत की रक्षा नीति का जो आधार है वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जो हम रणनीतिक स्वायत्तता के साथ अपने निर्णयों को लेते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए हम अपने निर्णय लेते हैं। और जाहिर है कि भारत और रशिया के जो संबंध है वो भी एक रणनीतिक साझेदारी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। वहीं अमेरिका के साथ भी हमारी जो रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। भारत की जो विदेश नीति रही है कि ठीक है, अमेरिका भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पश्चिम भी हमारे लिए अहम है, लेकिन वो अपनी जगह है। रूस भी हमारे लिए दोस्त हैं और रहेंगे। ये पश्चिम को साफ तौर पर मैसेज कि आपकी अपनी जगह हो सकती है, रूस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। डॉक्टर अंशु, ये सवाल आपसे, इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हुआ अगर मैं पूछूं कि एक तरफ नाटो की बैठक, तो क्या ये टाइमिंग को लेकर भी विश्व स्तर पर बहस हो रही है, खासतौर पर पश्चिम तरफ, कि इसी टाइम, क्योंकि साल के आखिर में ये शिखर सम्मेलन होता है, इस टाइमिंग को चुनना ये स्ट्रेटजी है और ये मैसेज देने की कोशिश की अगर आप मॉस्को को अलग थलग करने की कोशिश होती है तो मॉस्को के साथ दिल्ली खड़ा है। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, क्योंकि कल जब ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष मॉस्को में बात कर रहे होंगे तो वॉशिंगटन में नाटो की शिखर वार्ता का आयोजन हो रहा होगा। और ये एक रणनीतिक संदेश तो है ही कि भारत जो है वो एक ऑल अलाइंड देश है, भारत की बहुत गतिशील विदेश नीति है। भारत जब अच्छे लक्ष्यों की बात आती है तो सभी देशों और मंचों के साथ एक साथ खड़ा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इस बात को कई बार बोल चुके। तो टाइमिंग की दृष्टि से आप देखें यदि, तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों को एक संदेश है कि रशिया और भारत की जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो बड़े स्थिर और बड़े ही, जिसको हम कहें कि ठोस संबंध है, आज के नहीं बहुत वर्षों के संबंध हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको टाइमिंग की दृष्टि से सुमित मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, क्योंकि ये वो समय है जब हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीन की और रशिया का झुकाव काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर यदि हम देखें तो इंडो पैसिफिक या इंडियन ओशन रीजन की ओर देखें, साउथ चाइना सी में देखें तो वहां चीन की आक्रामकता काफी बढ़ी हुई है। फिर हमारे माननीय विदेश मंत्री ने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि भारत और रशिया के जो व्यापार संबंध है तो एक ट्रेड इम्बैलेंस आया है। हम 60 बिलियन के करीब का जो सामान है वो रशिया से ले रहे हैं, लेकिन जो हम निर्यात कर रहे हैं वो सिर्फ 5 बिलियन के लगभग का सामान है। तो एक ये ट्रेड इम्बैलेंस की भी चुनौती है जो हमारे सामने है। और बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि वे भारतीय जो रशिया यूक्रेन युद्ध में रशिया के द्वारा लगा दिए गए हैं, उनको लेकर के भी कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जरूर पुतिन से बात करेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं फिर आऊं नाटो की ओर और पश्चिमी देशों वर्सेस रशिया के खेमे की ओर, तो देखिए भारत किसी भी खेमे की राजनीति में विश्वास करने वाला देश नहीं है। भारत बार बार यह स्पष्ट करता आया है कि भारत की अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति है। भारत लॉबी पॉलिटिक्स में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। तो तब जबकि नाटो की बैठक हो रही है, भारत वैसे भी नाटो का सदस्य नहीं है और भारत फॉर दैट मैटर किसी भी मिलिट्री अलायंस का सदस्य बनना पसंद नहीं करता है। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री मॉस्को की ये यात्रा कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारा बहुत स्थिर मित्र है, लंबे समय से हमारा मित्र है।
तो यहाँ की यात्रा जो मोदी जी का तीसरे टर्म के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो पहली द्विपक्षीय संबंधों की दृष्टि से उन्होंने ये यात्रा चुनी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत तेल का आयात करता रहा और ये मैसेज हमेशा से दिया जाता रहा कि रूस हमारा दोस्त है। लेकिन हाँ, अभी रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद जो वैश्विक परिस्थितियां बदली हैं, डॉक्टर निशाकांत ओझा, मैं आपसे ये सवाल इसी उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंशु ने कि कुछ इश्यूज हैं जिसे भारत रूस के सामने रखेगा, पुतिन के सामने रखेगा कि आप भारतीयों को रूसी सेना में शामिल किया जा रहा है अवैध रूप से। वो मुद्दा एक मुद्दा ये भी कि क्या चीन की तरफ झुकाव हो रहा है, इसे काउंटर करने के लिए अभी ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर हम जो सामरिक क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में या एनर्जी के क्षेत्र में हमारी जो निर्भरता है वो और मजबूत हो, रिश्ते और मजबूत हो, कौन सी बड़ी वजह लगती है आपको? देखिए सुमित, जैसा कि अदर पैनलिस्ट ने बताया, ये जो टाइमिंग है विजिट की, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको आपको देखना पड़ेगा। ये जो टाइमिंग ऑफ द पीएम मोदी ट्रिप्स है, बेसिकली जो ग्लोबल स्टेज इस समय जिस तरह से एक्ट कर रहा है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एकदम ड्रास्टिक चेंज हो रही है, मींस एवरी 2 months 3 months में सिचुएशन एकदम चेंज आती है, विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल। जहां तक हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट ने ऑलरेडी आइसोलेट कर दिया है पुतिन को, चाइना को, कई हद तक उसका इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी आया है, एंड पावर्स इन द मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में भी। तो बेसिकली ये जैसे अभी पीएम मोदी जी का लास्ट 3.0 जो टेन्योर आया, तो ये बहुत स्ट्रैटेजिक है उनके लिए भी, और बेसिकली इसको इट इज अ फाइन लाइन जिसपे उनको बहुत बारीकी से देखना है कि एक तरफ तो पार्टनरशिप मॉस्को के साथ हमें बरकरार रखनी है और दूसरी तरफ जो काउंटरिंग क्लोजर वेस्टर्न सैंक्शंस लग रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना है सिक्योरिटी टाइज पे ऐसा, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके हमेशा से देश हमारा डिप्लोमेटिक इश्यूज हमारे रिजॉल्व हुए हैं। हम कभी भी हमारा ठीक है, हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी रही, हमारे रिलेशनशिप वेस्ट के साथ भी रहे, लेकिन उसको बैलेंसिंग करना एक बहुत बड़ी चीज है। अब जहां तक अगर हम डिफेंस की बात करते हैं, तो अगर आप देखें तो एक डिफेंस एक ऐसी चीज थी कि जहां पर इन पास्ट हमारा पूरी डिपेंडेंसी रशिया पे थी। अगर आप बात करते हैं 2009 से 2013 में, तो 76% से 80% तक हमारा डिफेंस इंपोर्ट होता था, वहां पर पूरी डिपेंडेंसी थी। वही 2019 से लेकर 2023 में वो गड़गड़ा के आ गया 22%। तो एक ड्रास्टिक चेंज आया है। हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है, जिसमें भी जो भी हमारे चॉपर्स पड़े हुए हैं या एयरक्राफ्ट पड़े हुए हैं, उसकी अभी भी हमारी लास्ट माइल डिपेंडेंसी बनी हुई है रशिया के ऊपर, क्योंकि इसके स्पेयर पार्ट्स उन्हीं कंट्री से आना है। तो ये एक स्ट्रैटेजिकली है बेसिकली मिलिट्री गेयर्स को आगे बढ़ाने के लिए। और अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया ने जैसे फ्रांस और यूएस की तरफ काफी इंक्लिनेशन वहां से काफी इंपोर्ट की। जैसा डॉक्टर अंशु ने भी कहा कि क्या ये चीन की तरफ झुकाव को काउंटर करने की भी एक कोशिश है? एब्सोल्युटली, ये पूरा बेसिकली अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली और मॉस्को, क्योंकि मॉस्को का और बीजिंग का रिलेशनशिप मैं 2014 से देख रहा हूं बहुत ड्रास्टिकली, और उनका टैक्टिकल रिलेशनशिप है। ये आज का नहीं है। मैं उस समय रशिया में जब था तो मैंने उनकी देखी है कि उनकी जो मिलिट्री थी किस हद तक उनके साथ कोलैबोरेट करके चीजें कर रही थी। लेकिन आज भी मैं आपको ये बता रहा हूं, इट इज ओनली अ टैक्टिकल रिलेशनशिप, नॉट अ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप। दोनों में अंतर है। भाई चाइना की डिपेंडेंसी बनी हुई है रशिया के ऊपर, रशिया की डिपेंडेंसी बनी हुई है चाइना के ऊपर। तो उन चीजों को मोबिलाइज करने के लिए, उनको बैलेंस करने के लिए न्यू दिल्ली का जो ये मूव हुआ, दैट्स समथिंग व्हिच इज अमेजिंग। एंड आई थिंक मॉस्को जो मॉस्को की डिपेंडेंसी बनी हुई है बीजिंग के ऊपर, और बेसिकली सिंस इन्वेडिंग यूक्रेन, वो भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पीएम मोदी जी की विजिट है ये रहेगी वहां पर। ठीक है, पूर्णिमा आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मैं उनके पास भी जाऊंगा। प्रेसिडेंट हैं ब्रिक्स इंटरनेशनल फोरम की। पूर्णिमा जी, पीएम मोदी के 2 कार्यकाल को देखें। पहले 2 कार्यकाल में वो शपथ लेने के बाद पड़ोसी देशों की यात्रा करते हैं, पड़ोसी देशों का रुख होता है। जो पहले उनका कहना भी था कि शपथ ग्रहण में भी बुलाया जाता है, इस बार भी बुलाया गया। तो इस बार ये आपको लग रहा है कि विदेश नीति में कुछ स्ट्रैटेजिकली चेंज हुआ है?
G7 में इटली गए, G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, लेकिन पहली द्विपक्षीय यात्रा रूस। आपका प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अभी जितने भी मोदी जी के कार्यक्रम हुए और उसमें जो G7 की मीटिंग थी वो भी विश्व के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। और आज जब वह रूस में यात्रा आरंभ कर चुके हैं, क्योंकि रूस और भारत के जो रिलेशन हैं वो बहुत पारंपरिक हैं और अटूट हैं, तो जो हमारी दोस्ती है और द्रुजबा है, ये एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में और किसी भी देश के साथ नहीं है। लेकिन आज रूस आफ्टर यूक्रेन क्राइसिस वो एक नए छोर पे खड़ा हुआ है और उनकी एक जो परिस्थिति बन गई है विश्व से सैंक्शन के कारण, एक अलग उनकी इमेज बनी हुई है। और उस स्थिति में वो दूसरे देशों के साथ किस तरह अपने व्यापार और अपने पेमेंट सिस्टम को कंटिन्यू करें, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी ये यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ ही वीक्स पहले रूसी राष्ट्रपति ने नॉर्थ कोरिया की यात्रा की थी, जो कि पूरे विश्व में बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तर पे मानी गई। और अभी नाटो की यात्रा चल रही है, नाटो की मीटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और उस वक्त में भारत और रूस की ये इम्पोर्टेंट मीटिंग बहुत सारे नए उद्देश्यों के लिए परिपूर्ण की जाएगी, क्योंकि इस साल रूस चेयर कंट्री है ब्रिक्स के लिए और स्को के लिए। तो रूस की एक जिम्मेदारी है ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में एक सामयिक वार्ता को शुरू करना, क्योंकि 5 और देश ब्रिक्स ग्रुप में जुड़ गए हैं। तो इससे विश्व में एक बैलेंसिंग फोर्सेस का नया अलायंस शुरू हो गया है, क्योंकि ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन नए देश अपनी नई स्थिति को ढूंढ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि ये स्ट्रेटजी क्यों, इस बार पड़ोसी देशों के बजाय रूस की यात्रा क्यों। पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण के बाद इटली जरूर गए, वो G7 शिखर सम्मेलन, लेकिन पहली द्विपक्षीय यात्रा अगर रूस का किया तो आने वाले दिनों में ब्रिक्स है, SCO समिट भी है, इन तमाम समिट को लेकर भी ये स्ट्रेटजी बदली गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि दोस्ताना हमारा अगर हम कह रहे हैं और मुसीबत के वक्त में अगर कोई साथ देता है वही दोस्त कहलाता है। तो भारत ने ये कह दिया कि हम रूस के साथ हैं, लेकिन इसके बदले और इसका असर क्या भारत पर कुछ पड़ेगा? कि दोस्ती की हमने बात की और हमने बताया कि आप कैसे भारत ने एक मैसेज दिया है कि हम रूस के साथ खड़े हैं चाहे कोई भी परिस्थिति हो। और साथ ही साथ कुछ बातें जो डॉक्टर मधु ने कहा कि अगर भारतीयों को रूसी सेना में शामिल किया जा रहा है अवैध रूप से, वो भी मुद्दे उठाएंगे, हम दोस्त के सामने अपनी बात भी रखेंगे, कुछ शिकायतें भी करेंगे, लेकिन ये दोस्ताना चलता रहेगा। अब इस बदले वैश्विक परिस्थितियों में डॉक्टर निशांकांत जी, आपसे ही मैं शुरू करूंगा, क्या असर पड़ेगा भारत पर अगर नाटो उधर बैठक कर रहा है और इधर हम रूस के साथ बैठक कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम रूस के साथ खड़े हैं, तो इसका असर भारत पर क्या पड़ सकता है? नाटो का कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये जो स्ट्रेटेजिक पूरा मूव हो रहा है, इट इज ओनली द क्वेश्चन, अगर खुले भाषा में बोला जाए तो इंडिया इज मोर कंसर्न अबाउट द वेस्टर्न प्रेशर जो एक रशिया के ऊपर आ रहा है। और बेसिकली उससे क्या हो रहा है कि मॉस्को की पूरी डिपेंडेंसी चाइना पे बन रही है। हमारे लिए अगर हम बात करते हैं तो चाइना इज समथिंग जो भी इट डोमिनेट्स इंडियन स्ट्रेटेजिक माइंड से हमेशा। तो ये बेसिकली जो इंडिया डज नॉट सपोर्ट द वेस्टर्न ऑब्जेक्टिव कि रशिया को स्ट्रेटेजिक डिफीट हो और इस बिलीव की स्ट्रॉन्गर रशिया इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस तरह का कुछ न्यूट्रल कंट्री है, वो अपना बैलेंस बहुत बना के रखी हुई है। और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि कहीं भी इस पर पे इंडिया पे कोई इंपैक्ट आएगा। ये पूरा जो मूव हो रहा है बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है, एक तरह से इनडायरेक्टली शैडो हिट करने के लिए चाइना को, बेसिकली इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड जियोपॉलिटिकली। ठीक है संजीव जी, एक सवाल ये भी कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन इस बार पहले के 2 कार्यकाल के मुकाबले घरेलू राजनीति में भी तस्वीर बदली हुई है। इस बार विपक्ष मजबूत है, लेकिन बावजूद इसके विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है, ये मैसेज यहां भी है। देखिए, विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं है और भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ, विश्व मित्र की भावना के साथ पूरे विश्व में एंगेज कर रहा है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के साथ अपने
विदेश नीति को संचालित करता है। और रशिया की यात्रा पर जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो इसी यात्रा के दौरान वो ऑस्ट्रिया भी जा रहे हैं। ऑस्ट्रिया यूरोप का राष्ट्र है और जाहिर है कि इसके माध्यम से भी एक मैसेज, एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग देने की कोशिश है कि जहां भारत रशिया के साथ अपने संबंधों को बढ़ा करके रखना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, वहीं यूरोपीय राष्ट्रों के साथ भी भारत अपने संबंधों को मधुर बनाए रखना चाहता है। और यही जो भारत की विदेश नीति का जो आधार है, जो संतुलित है, विवेकपूर्ण है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, जिम्मेदारी भरी है, इसी की सराहना पूरे विश्व में की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो एक विश्व नेता की है और उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम, जैसे यहाँ मैं अवश्य चर्चा करूंगा जब वो रशिया की यात्रा पे हैं, जो उन्होंने समरकंद उज्बेकिस्तान में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहे थे कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, वो जो वर्ड्स ऑफ विजडम है वो आज भी पूरे विश्व में उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। बिल्कुल संजीव जी, आपकी इसी लाइन से एक सवाल मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि समय कम है। डॉक्टर अर्शु जोशी से ये सवाल कि ये युद्ध का युग नहीं है और इस तरह के जो घोषणा पत्र तैयार किए गए थे G20 में, पुतिन नहीं आए थे लेकिन रूस ने बिना काट छाट के समर्थन किया था। बिल्कुल, जो दिल्ली डिक्लेरेशन हम लेकर के आए, G20 तो भारत की विदेश नीति का डंका, या जो भारत एक वैश्विक राजनीति में प्रणेता के रूप में उभरा है उसके परचम के रूप में हम देख सकते हैं। जितनी सफलतापूर्वक न सिर्फ हमने G20 का आयोजन किया, अफ्रीकन यूनियन को इसमें जोड़कर इसका लोकतांत्रिकरण किया, बिना एक काट छाट या किसी भी देश के डिसेंट के हम दिल्ली डिक्लेरेशन लेकर के आए। बार बार रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर के तो माननीय प्रधानमंत्री ने कई बार टेलीफोनिक वार्ताएं पुतिन के साथ की हैं, जो उन्होंने आमने सामने बैठकर रूबरू कहा। इसके अलावा उन्होंने टेलीफोनिक वार्ताएं भी की हैं। इसके अलावा देखिए सुमित, इजराइल हमास युद्ध भी चल रहा है दूसरी ओर, तो मुझे लगता, और फिर इंडो पैसिफिक में जिस प्रकार से चीन आक्रामक होकर के सभी के सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के मोदी जी पुतिन से अवश्य चर्चा करेंगे और इसको लेकर मुझे लगता है कि संभावनाओं का एक द्वार है। ठीक है पूर्णिमा जी, माफी चाहूंगा, आखिरी के 30 सेकंड आपके लिए, बहुत वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एजेंडा क्या रहेगा पुतिन और मोदी की मुलाकात में? इस महत्वपूर्ण यात्रा में सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भारत रूस के बीच में ट्रेड और पेमेंट का सिस्टम सेट हो, और ये वार्ता बहुत इंपॉर्टेंट है भारत रूस बायलैटरल रिलेशन में। और ये यात्रा तय करेगी ब्रिक्स की रूपरेखा, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी चर्चा होगी। ये आने वाला जो समय है ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस के लिए, उसके मुद्दों पे भी डिस्कशन होगा। ठीक है मैम, यही रुकेंगे, वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सार्थक चर्चा और बहुत अहम मुद्दों पर आपने बताया। जो 4 एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे कि इस दौरे से भारत को क्या हासिल होगा और भारत ने क्या विश्व स्तर पर वैश्विक संदेश दिया है रूस के साथ खड़ा होकर इस परिस्थिति में।